हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगला जो टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस है। इसमें ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, बस थोड़ा सा इसके बारे में बस हमको ये केवल इतना ही हमको समझना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब देखिए ये होता है कि कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी एक्सपर्टाइज है और कितनी स्किल है। जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था, फॉर एग्जांपल डॉक्टर। अगर हम 31 मार्च 2020 को ये एस्टिमेट करते हैं कि कंट्री के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, और वो अगर एस्टिमेशन आता है जैसे मान लीजिए 5 लाख, तो वो ह्यूमन कैपिटल बोली जाएगी। ठीक है, जो स्किल्स है और जो एक्सपर्टाइज है उसका स्टॉक ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देखिए एक तरफ तो ह्यूमन कैपिटल होती है, एक तरफ होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एजुकेशन और हेल्थ में या इन्वेस्टमेंट में जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उन सब की वजह से इंसान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब उसकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, उसकी स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए, उसका वेलफेयर बढ़ना चाहिए। वेलफेयर का मतलब बेसिक एजुकेशन जिसको जैसे हर किसी को मिल रही हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी हर किसी को मिल रही हो, पीने का साफ़ पानी सभी को मिल रहा हो। ठीक है, यानी हर आदमी लिटरेट हो, हेल्दी लाइफ जिए। तो ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमको इतना पढ़ना है। और इसके बाद जो अलग जो टॉपिक है वो हमारा फिज़िकल एंड ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है टेंजिबल। फिज़िकल कैपिटल का मतलब होता है जैसे मशीन्स हमारी, ये टेंजिबल होती हैं और इनको मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं दूसरी चीज़ों की तरह। ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की स्किल्स और एक्सपर्टाइज, और इसको हम मार्केट में बेच नहीं सकते। केवल उस व्यक्ति के द्वारा दी गई सेवाओं को मार्केट में बेचा जा सकता है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर की स्किल को आप नहीं बेच सकते हो, डॉक्टर केवल अपनी सर्विसेज को मार्केट में एक तरह से बेच सकता है। फॉर एग्जांपल वो पेशेंट से उसके लिए फ़ीस चार्ज करता है। फिज़िकल कैपिटल जो होती है वो अपने मालिक से अलग होती है, सेपरेट होती है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो मालिक और उसकी फैक्ट्री की जो मशीनें होती हैं वो सेपरेट होती हैं। ठीक है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल होती है अपने ओनर से। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का जो स्किल है वो डॉक्टर में ही निहित है, वो डॉक्टर से अलग नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल कैसी होती है? इनसेपरेबल, जिसको हम मालिक से अलग नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है मोबिलिटी एक्रॉस स्पेस। फिज़िकल कैपिटल कम्प्लीटली मोबाइल होती है। मोबाइल का मतलब हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी वो आ जा सकती है ना, दो देशों के बीच में। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं होती बिटवीन कंट्रीज, एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एकदम परफेक्टली मोबाइल नहीं है, यानी परफेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ में कल्चर में इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, फिज़िकल कैपिटल का आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो उससे डेप्रिसिएशन होता है, उस मशीन की वैल्यू कम होती है। और ह्यूमन कैपिटल के केस में डेप्रिसिएशन तब होता है जब इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस विद एजिंग बट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट थ्रू कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। उम्र के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन हो सकता है। ठीक है, एक बड़ी लिमिट तक किस हिसाब से, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को हम कम कर सकते हैं जो उम्र के साथ, जो बढ़ती हुई उम्र के साथ में
जैसे हम देखते हैं कि इंसानों के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, तो ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन वहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं लगातार इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन में और हेल्थ में। नेचर ऑफ बेनिफिट, फिजिकल कैपिटल से केवल प्राइवेट बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दैट इज़ बेनिफिट्स फ्रॉम ए कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई इट, यानी इसका बेनिफिट उसी को मिलता है जो इसके लिए प्राइस पे कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट जो होता है वो केवल मालिक को ही नहीं जाता बट सोसाइटी को भी जाता है। एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड पर्सन राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान देता है। ह्यूमन कैपिटल से दोनों ही तरह के बेनिफिट्स होते हैं, खुद को भी होते हैं और दूसरों को भी बेनिफिट होते हैं। अगर एक डॉक्टर है तो उसका फ़ायदा उसको तो है ही, लेकिन दूसरों को बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो उनका इलाज कर रहा है, तो वो दूसरे जो हैं लोग वो अपना इलाज करवा पा रहे हैं डॉक्टर से, तो इसका बेनिफिट दूसरे लोगों को इस प्रकार पहुंचता है। अब है जो हमारा अगला टॉपिक वो है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है देश के अंदर जो रियल इनकम है वो इनकम अगर बढ़ता है तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने बात बताया इससे वाले पहले चैप्टर में, एक चैप्टर में और हमने बात डिस्कस करी थी कि अगर किसी कंट्री की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, अगर उसकी नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। ये नेचुरल सी बात है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का योगदान इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा होता है और एक अनपढ़ व्यक्ति के कंपैरिजन में। एजुकेशन से नॉलेज मिलती है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि समाज के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट और विज्ञान के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इससे कंट्री के अंदर इन्वेंशंस होते हैं, नई नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, इनोवेशंस होते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स एडप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। अगर पढ़ी लिखी लेबर है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उससे नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन आसानी से हो सकता है, यानी नई टेक्नोलॉजी आसानी से चेंज हो सकती हैं। सिमिलरली, इफ़ अ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड अनइंटरप्ट लेबर सप्लाई, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो लगातार काम कर सकता है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, देन हेल्थ इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इसलिए हेल्थ भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इस प्रकार एजुकेशन और हेल्थ दूसरी चीज़ों के साथ साथ, जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन, इससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उससे बढ़ती है। दिस इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इससे कि इंसान की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रेदर नेबुलस, यानी कि यहाँ पर कुछ एविडेंस भी दिए हैं कि ह्यूमन कैपिटल में अगर इंक्रीज़ होता है देश के अंदर तो उस देश के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशियो और एंड एनरोलमेंट रेट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी ये एग्जांपल उसका है कि अगर ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज़ होता है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कभी कभार अफेक्टेड नहीं होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस केस में यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर हम कुछ रेशियोज़ यहाँ पर हैं, जैसे स्कूलिंग का टीचर पीपल रेशियो, ठीक है, और एनरोलमेंट रेशियो। तो यहाँ इन रेशियो से हमको ये पता दिखाई दे सकता है कि एजुकेशन में इम्प्रूव हो रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता। सिमिलरली, हेल्थ सर्विस मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, इसी प्रकार हेल्थ सर्विसेज को आप मॉनिटरिंग टर्म में मेज़र करते हो,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कौन व्यक्ति एवरेज कितना जी रहा है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब डेथ रेट क्या है। तो ये सब चीज़ों से देश का सही हेल्थ स्टेटस पता नहीं लग सकता है, ऐसा हो सकता है। यूजिंग द इंडिकेटर मेंशन्ड अबव, ये सारे इंडिकेटर को यूज़ करके एक एनालिसिस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज सो। तो ये सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके जो ऊपर दिए हुए हैं, तो एक एनालिसिस इस चीज़ का कि एजुकेशन में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है कि नहीं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये दर्शाता है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा तेज़ है, बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज़ नॉट बीन द फास्ट। यानी ये चीज़ निकल के आती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो रही है, बट रियल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ रही है। रीज़न क्या है? दैट हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा, दैट इज़ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। हायर इनकम अगर होती है तो उससे हायर लेवल का ह्यूमन कैपिटल होता है, और इसका अपोजिट हम कर सकते हैं कि अगर कम लेवल की इनकम है तो पर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी कम होगा। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, यहाँ पर सिलेक्ट इंडिकेटर्स, यहाँ पर डेवलपमेंट के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम 1951 में 7,651, 1981 में 12,174, 1991 में 15,748। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंक्रीज़ होती जा रही है। और डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन पे देखें वो कम होती जा रही है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखेंगे कम होती जा रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो 1 साल तक के जो बच्चे हैं पर 1000 उनकी डेथ रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, और ये बिल्कुल सही इंडिकेटर्स हैं। डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए कंट्री के अंदर, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़नी चाहिए, जो कि जैसा कि जो डेटा सामने हमको दिख रहा है उसमें ये बात शो हो रही है कि कंट्री डेवलपमेंट के पाथ पर है। 2 independent reports on the Indian economy in recent times have identified that India would grow faster due to its strength in human capital formation। 2 रिपोर्ट्स आई थी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हाल ही में, जिनसे ये बात सामने आई है कि देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का निर्माण जो है वो बहुत फास्टर हो रहा है और इंडिया ग्रो करेगा। एक डच बैंक है, जर्मन बैंक, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, पब्लिश्ड हुई थी 1/7/2005 को। उसने कहा कि इंडिया विल emerge as one among 4 major growth center in the world by the year 2020। यानी दुनिया में 4 महाशक्तियों में से एक ऐसी महाशक्ति इंडिया बन जाएगी 2020 तक। इट फर्दर स्टेट्स, इसने और आगे भी कहा था अपनी बात में कि आवर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट द व्यू दैट ह्यूमन कैपिटल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टूडेज इकोनॉमीज। इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल आर क्रूशियल टू अचीविंग इंक्रीज इन जीडीपी। तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि ह्यूमन कैपिटल का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर है आजकल की इकोनॉमीज़ में, अगर उत्पादन की क्षमता हमको बढ़ानी है। इंडिया की बात करें तो इसने कहा था कि 2005 और 2020 के बीच में वी एक्सपेक्ट 40% राइज इन द एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस 40% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई इस जर्मन बैंक की रिपोर्ट की बात। वर्ल्ड बैंक ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में कहा इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसने कहा कि इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकोनॉमी एंड इफ़ इट यूजेज इट्स नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज देन द, यानी कि जिस प्रकार आयरलैंड कर रही है, अगर इंडिया अपनी सही नॉलेज को यूज़ करे इफ़ेक्टिवली तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की
इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि $1000 जो 2002 में थी वो उससे बढ़कर $3000 हो जाएगी 2020 में। इसने और आगे भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी के पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी में बदलाव लेके आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर इंडिया जो है इस ट्रांजिशन को, इस बदलाव को लेके आ सकती है। तो इस प्रकार दोनों रिपोर्टों ने एक बात कही कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में वो मूव करेगा इस इकोनॉमी को हायर ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर हमने पढ़ी, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिश्ता है, यानी कि कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये दिए हुए पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। अगले जो पॉइंट्स हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इस चैप्टर को एक बार रिवाइज भी करेंगे, फिर इसके MCQs वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर हम टेस्ट की बात करेंगे।